ये तस्वीर 2021 की है। सोफे पर बैठे शख्स का नाम है याह्या सिनवार। मई 2021 में इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों तक लड़ाई चली थी। उस दौरान इजराइल ने सिनवार का घर उड़ा दिया था, मगर बमबारी से पहले ही वो फरार हो चुका था। संघर्ष विराम के बाद सिनवार बाहर निकला, अपने घर के मलबे पर सोफा लगवाया, उस पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई। बाद में वो गाजा पट्टी की गलियों में घूमा और इजराइल को चुनौती दी, दम है तुम मुझे मार कर दिखाओ। कट टू अक्टूबर 2024। सोफा एक बार फिर केंद्र में है। उस पर बैठे शख्स ने अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट रखा है। उसके हाव भाव में हताशा दिख रही है। थोड़ी देर बाद उसको मार दिया जाता है। डीएनए टेस्ट के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ऐलान करती है याह्या सिनवार हैज बीन एलिमिनेटेड। सवाल यह है कि याह्या सिनवार था कौन? हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का मुखिया। उससे पहले वो गाजा पट्टी में हमास का सर्वा था। उसने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर आतंकी हमले की साजिश रची थी। तब से वो इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले नंबर पर था। कुख्यात ऐसा कि वेस्टर्न मीडिया उसको गाजा पट्टी का बिन लादेन कहती थी। तो आज के शो में हम जानेंगे याह्या सिनवार की पूरी कहानी। इजराइल ने सिनवार को कैसे खत्म किया और क्या उसकी मौत के बाद गाजा वॉर बंद हो जाएगा? नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी याह्या सिनवार की। Brought to you by Haier, ITEL and Sensorant K. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. पहले कुछ बेसिक बातें। इजराइल वेस्ट एशिया के मुहाने पर बसा हुआ देश है। पश्चिमी सीमा इसकी भूमध्य सागर से मिलती है। बाकी 3 दिशाओं में अरब देश है। उत्तर में लेबनान और सीरिया, पूरब में जॉर्डन और दक्षिण में इजिप्ट। इजराइल के पूर्वी और दक्षिणी किनारे पर जमीन के 2 और टुकड़े हैं। पूर्वी छोर पर वेस्ट बैंक और दक्षिणी में गाजा पट्टी। इन्हें फिलिस्तीन टेरिटरीज कहते हैं। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी पीए का शासन चलता है। उसमें फतह मूवमेंट का दबदबा रहा। पीए को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक पर उनका फुल कंट्रोल नहीं है। दूसरी टेरिटरी है गाजा पट्टी। ये लगभग 41 किलोमीटर लंबा जमीन का टुकड़ा है। चौड़ाई 6 से 12 किलोमीटर के बीच है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, दक्षिणी सीमा इजिप्ट से, जबकि उत्तरी और पूर्वी सीमा इजराइल से लगी है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। जून 2007 से गाजा पट्टी का कंट्रोल हमास के पास है। पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1987 में हुई थी। फाउंडर थे शेख अहमद यासीन। 1988 में हमास ने अपना चार्टर लगाया था। उसने 3 बड़े मकसद गिनाए थे। पहला, यहूदियों की हत्या। दूसरा, इजराइल का समूल नाश। और तीसरा, इजराइल को खत्म करने के बाद एक मुस्लिम देश की स्थापना। 2017 में हमास ने नया चार्टर पेश किया। उसमें यहूदियों की हत्या वाली लाइन हटा ली। हालांकि उसका इजराइल विरोध बरकरार रहा। हमास को इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन यानी EU, कनाडा और यूके समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इस लिस्ट में भारत नहीं है। हमास पॉलिटिकल पार्टी भी है। उसका अपना मिलिट्री विंग भी है। मिलिट्री विंग का नाम है अल कस्साम ब्रिगेड। इसी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमला किया था, जिसके बाद गाजा में जंग शुरू हुई थी। अब हमास का स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। यहाँ सबसे ऊपर है पॉलिटिकल ब्यूरो। इसमें 15 मेंबर होते हैं। पॉलिटिकल ब्यूरो का मुखिया हमास में सबसे ताकतवर होता है। 2004 में ये पद चर्चा में आया। पहला लीडर था खालिद मशाल। वो 2017 तक कुर्सी पर रहा। 2017 में इस्माइल हानिया को पॉलिटिकल ब्यूरो का हेड बनाया गया। कुर्सी मिलने के बाद वो गाजा छोड़कर चला गया। उसने कतर की राजधानी दोहा को अपना बेस बना लिया। वहीं से वो हमास का कामकाज देख रहा था। 31 जुलाई 2024 को हानिया ईरान में था। वहीं पर उसकी हत्या हो गई। हमास और ईरान ने आरोप इजराइल पर लगाया, मगर इजराइल ने चुप्पी साध ली। हानिया की मौत के बाद हमास में इंटरनल इलेक्शन हुआ। शूरा काउंसिल ने याह्या सिनवार को नया लीडर चुना। सिनवार उससे पहले गाजा पट्टी में हमास का सरगना था। वो वहीं रहता था। वेस्टर्न मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने उसको गाजा छोड़ने का ऑफर दिया था, मगर वो नहीं माना। पॉलिटिकल ब्यूरो के बाद आती है शूरा काउंसिल।
हमास से जुड़े सारे बड़े डिसीजंस यहीं लिए जाते हैं। पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्यों का चुनाव शूरा काउंसिल ही करती है। शूरा काउंसिल के अंदर 4 डिपार्टमेंट आते हैं। पहला है गाजा अफेयर्स। इसका काम गाजा पट्टी में हमास का दबदबा बनाकर रखना है। दूसरा है वेस्ट बैंक अफेयर्स। ये वेस्ट बैंक में हमास को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है जेल अफेयर्स और चौथा है प्रवासी मामलों का विभाग। इन चारों में गाजा वाला डिपार्टमेंट सबसे ताकतवर है। उनके पास अपनी मिलिट्री विंग है, अल कस्साम ब्रिगेड। हमास की अपनी सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रालय आते हैं। इन सब के अलावा उनका अपना मीडिया डिपार्टमेंट भी है जो हमास के लिए पब्लिसिटी का काम करता है। तो ये हुई हमास की कहानी। अब याह्या सिनवार पर लौटते हैं। भले ही सिनवार अगस्त 2024 में हमास का सर्वा बना, मगर वो बहुत पहले से ही हमास का चेहरा बन चुका था। 2017 में उसको गाजा पट्टी में हमास का लीडर बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर आतंकी हमले का प्लान बनाया था। इसके बारे में उसने हमास की टॉप लीडरशिप और विदेशी दोस्तों को भी नहीं बताया था। इस हमले में हमास ने 1100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी, जबकि 250 से ज़्यादा को बंधक बनाकर ले गए। इसी हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जंग शुरू की थी। शुरुआत से ही वो इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट था, मगर वो एकदम से गायब हो गया। वो ना तो पब्लिक में नजर आता, ना ही उसने कोई भाषण दिया। बीच में अफवाह भी उड़ी, कहा गया कि सिनवार मारा जा चुका है। जब अगस्त 2024 में उसको पोलित ब्यूरो की कमान सौंपी गई, तब नए सिरे से उसकी चर्चा शुरू हुई। फिर आई 17 अक्टूबर की शाम। इजरायली सेना ने कहा IDF के ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि की जा रही है कि उनमें से एक याह्या सिनवार था। अब चूंकि सिनवार इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए अगली अपडेट का सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार 4 घंटे बाद इजराइल ने इसकी पुष्टि कर ही दी। सिनवार के अंत के दावों के बीच बहस शुरू हुई कि अब इजराइल को गाजा की जंग खत्म कर देनी चाहिए। कहा गया गाजा में उसका सबसे बड़ा मकसद पूरा हो चुका है, उसको संघर्ष विराम कर लेना चाहिए। इजराइल के सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका की भी यही राय है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, इस मौके का इस्तेमाल गाजा पट्टी में शांति और बेहतर भविष्य के लिए किया जाना चाहिए। सुनिए। The death of the leader of Hamas represents a moment of justice. He had the blood of Americans and Israelis, Palestinians and Germans and so many others on his hands. I told the Prime Minister of Israel yesterday, let's also make this moment an opportunity to seek a path to peace, a better future in Gaza without Hamas. अब भले ही अमेरिका जंग खत्म करने की अपील कर रहा है, मगर इजराइल इसके लिए अभी तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा याह्या सिनवार को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। हमास अब गाजा पर शासन नहीं कर सकता। ये जंग की अंत की शुरुआत है। सुनिए। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. חיסולו הוא ציון דרך חשוב בשקיעת שלטון הרשע של החמאס. ואני מבקש לומר שוב, בצורה הכי ברורה, החמאס לא ישלוט יותר בעזה. זוהי תחילתו של היום שאחרי חמאס, וזו הזדמנות בשבילכם תושבי עזה, להשתחרר סוף סוף מעריצותו. למחבלי החמאס אני אומר, מנהיגיכם בורחים והם יחוסלו. אני קורא לכל מי שמחזיק בחטופינו, מי שיניח את נשקו וישיב את חטופינו, נאפשר לו לצאת ולחיות. नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि जंग एक दिन में खत्म हो सकती है, बशर्ते हमास हथियार डाले और सभी बंधकों को रिहा कर दे। लेकिन हमास ने इसको नकार दिया। 18 अक्टूबर को सिनवार की मौत की पुष्टि के बाद गाजा में हमास के लीडर खलील अल हय्या ने कहा, जब तक इजराइल जंग खत्म नहीं करता तब तक बंधकों को नहीं छोड़ा जाएगा। हमने इस मामले को और विस्तार से समझने के लिए बिट्स लॉ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से बात की। हमने पूछा कि याह्या सिनवार इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी मौत के साथ ही हमास की टॉप लीडरशिप ध्वस्त हो गई है। गाजा जंग में इजराइल का अगला मकसद क्या होगा? क्या गाजा जंग में निर्णायक मोड़ आ चुका है? जी देखिए, जो इस लड़ाई में अगला मोड़ होगा उसके बारे में बहुत क्लियरली इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वीडियो स्पीच में कह दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारे जितने भी बंधक हमास के कब्जे में हैं उनको छोड़ न दिया जाए।
और अभी मुश्किल से थोड़ी देर पहले ही एक स्टेटमेंट आया है हमास का, जिसमें उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया कि उनके लीडर याह्या सिनवार की मृत्यु हो चुकी है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी बंधक हैं इसराइल में, जितने भी हॉस्टेजेस हैं इसराइल से लाए हुए गाजा में, उनको नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये लड़ाई अभी कंटिन्यू होती रहेगी। साथ ही साथ मैं ये भी इस बात पे भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो सीनियर लीडरशिप खत्म हुई है हमास की, वो अभी गाजा के अंदर की सीनियर लीडरशिप खत्म हुई है। हमास की बहुत सारी सीनियर लीडरशिप लेबनान में या फिर सीरिया में या फिर मिडिल ईस्ट की ज्यादातर अलग कंट्री जैसे कतर में भी वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जरूर है कि जितने भी ऑन द ग्राउंड प्लानिंग बनाने वाले, प्रॉपर लड़ाई में शामिल होने वाले लीडरशिप थी, वो उसका खात्मा हो चुका है। लेकिन जिस तरह से हमास ने अभी एक स्टेटमेंट में कहा कि हम नहीं वापस करेंगे बंधकों को, इसका मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेशन गाजा के बाहर मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रियों से चल रहा है। याह्या सिनवार पिछले कई बरसों से हमास का चेहरा था। उसकी मौत हमास, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और ईरान के लिए आखिर कितना बड़ा झटका है? जी, ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान के लिए हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह का असैसिनेशन बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद सबसे बड़ा अगर झटका उनको लगेगा तो वो यही है, गाजा के अंदर हमास के लीडर याह्या सिनवार का असैसिनेशन उनके लिए सेकंड सबसे बड़ा झटका होगा। इससे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही कमजोर हो गया है। ईरान के पास अब बहुत कम ऑप्शंस हैं कि वो अपने नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलके इजराइल के खिलाफ जिस तरह की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, वो अब बहुत ही वीक हो गई है। ईरान के लिए अब बहुत मुश्किल होगा दोबारा से ग्राउंड से दोबारा से बनाना इन ग्रुप्स को, इनके लीडरशिप स्ट्रक्चर को दोबारा से तैयार करना और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इजराइल के खिलाफ अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए। एक बहस चलती है कि विचारधारा व्यक्ति से ज्यादा अहम होती है। हमास को लेकर भी यही कहा जाता है। क्या सिनवार की मौत को हमास के खात्मे की तरह देखा जा सकता है? सिनवार के बाद हमास की कमान कौन संभाल सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमास अभी बहुत ज्यादा वीक हो गया है, लेकिन साथ ही साथ इस बात पे भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि हमास का खात्मा हो चुका है, कि हम ये नहीं मान सकते कि हमास अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। जब से ये लड़ाई चल रही है गाजा स्ट्रिप में, बाहर से बहुत ही कम मीडिया टीम्स अंदर जा पाई हैं। अभी हाल फिलहाल में बीबीसी ने अपने ट्रस्टेड लोकल सोर्सेस के तरफ से कल ही एक इंटरव्यू किया है गाजा पट्टी के अंदर बहुत सारे लोकल लीडर्स के साथ, लोकल लोगों के साथ, और उनमें से ज्यादातर ने भी यही कहा कि ये लड़ाई सिनवार या हमास और इजराइल के बीच नहीं थी, ये लड़ाई गाजा पट्टी और इजराइल के बीच थी। और उनमें से ज्यादातर लोगों ने फिर यही कहा कि देखिए, सिनवार रहे ना रहे, हमास की लीडरशिप रहे ना रहे, रेजिस्टेंस जारी रहेगा और लड़ाई जारी रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले 15-20 सालों से बार बार कही जा रही है कि इजराइल चाहे जितने भी लीडर्स को अरेस्ट कर ले या असैसिनेट कर दे, हमास की आइडियोलॉजी चलती रहेगी जब तक कि पैलेस्टाइन या पैलेस्टीनियंस के इशू का एक लॉन्ग टर्म पीसफुल सोल्यूशन नहीं हो जाता। और यही हम भारत की विदेश नीति में भी देखते हैं कि जब जब हम ये कहते हैं कि एक लंबा सोल्यूशन सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन ही है, उसका भी सीधा यही मतलब है कि ये सिर्फ लीडर्स की बात नहीं है, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस की लड़ाई नहीं है, ये दो तरफ नेशनलिज्म्स की लड़ाई है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक प्रॉपर पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो जाता, और वो ऑब्जेक्टिव यही है कि इजराइल के साथ साथ एक फिलिस्तीन नाम का देश भी क्रिएट हो। सो हमास का जो भी नया लीडर बनेगा, उसका भी अगर असैसिनेशन हो जाए और आने वाले कई लीडर्स का असैसिनेशन हो जाए, तो भी ये आइडियोलॉजी चलती रहेगी। देखिए, हमास के आगे कौन लीडर बनेगा, इसके बारे में 3 या 4 कैंडिडेट्स की बात अभी हो रही है। सबसे बड़ा नाम और फेमस नाम उसमें खालिद मिशाल का है, लेकिन खालिद मिशाल एक तो गाजा में नहीं रहते, वो दोहा में ज्यादातर रहते हैं। हमास का लीडर कौन बनेगा, इसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल होगा, और ईरान और खालिद मिशाल के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं है, खासकर जब से खालिद मिशाल ने सीरिया के राष्ट्रपति का, बशर अल असद का बहुत खुल के विरोध किया था इस्लामिक स्टेट की लड़ाई के टाइम से, तब से ईरान नाराज है थोड़ा खालिद मिशाल के साथ। गाजा के अंदर रहने वाले 3 सबसे प्रमुख नामों का भी चर्चा चल रही है। उसमें एक तो याह्या सिनवार के छोटे भाई हैं मोहम्मद सिनवार, उसके अलावा एक बहुत सीनियर लीडर है महमूद अल जहर,
जो कि हमास के फाउंडिंग मेंबर्स में से आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जितना कट्टर समझा जाता था याह्या सिनवार को, उससे भी ज्यादा कट्टर समझा जाता है महमूद अज़हर को। और अगर वो लीडर बनते हैं तो शांति समझौते का जो अभी अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि शायद अब शांति समझौता हो सकता है, हॉस्टेजेस को वापस लाया जा सकता है, वो और मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 और ऑपरेशनल लीडर्स के नाम हैं, जिसमें मोहम्मद दिएफ का भी नाम आ रहा है। क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि मोहम्मद दिएफ जिंदा हैं या उनका असैसिनेशन हो चुका है। तो ये सारे नामों की चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें हमास के पॉलिट ब्यूरो के साथ साथ ईरान का भी बहुत बड़ा रोल होगा। और जितने अभी तक संभावनाएं दिख रही है, शायद कोई बहुत ही कट्टर लीडर को हमास का नेक्स्ट मुखिया बनाने की बात हो रही है। याह्या सिनवार की मौत का मिडिल ईस्ट पर क्या असर दिखेगा? मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो चार्ल्स लेस्टर से सुनते हैं। His killing in and of itself is a huge development. How impactful it will prove to be on the war in Gaza, as to whether or not it helps to de-escalate the war in Lebanon, I think remains to be seen. It should create a kind of fork in the road and an opportunity for de-escalation, an opportunity for diplomacy, particularly in Gaza. But it's an open question as to whether or not Israel will see that as in its interests. But Sinwar was this kind of beacon at the top that kept the movement going. And so there is certainly a chance that his death will serve as a kind of crisis within the remaining force that Hamas has on the ground. So in a way, there's a concern that Hamas may feel like it has nothing to lose now, having lost their main leader on the ground. Who is to negotiate these arrangements? Is it going to be Khalid Mashal in Doha, thousands of miles away, who doesn't have any real, influence on the ground? So, अब याह्या सिनवार की कहानी जान लेते हैं ब्रीफ में। सिनवार की पैदाइश खान यूनिस के रेफ्यूजी कैंप की है। खान यूनिस गाजा पट्टी के दक्षिण में बसा शहर है। जिस समय सिनवार का जन्म हुआ, गाजा पट्टी पर इजिप्ट का नियंत्रण था। इस लड़ाई से पहले सिनवार की फैमिली एशकोल में रहती थी। लड़ाई के बाद लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए। इसी दौरान उसकी फैमिली ने गाजा पट्टी में शरण ली। सिनवार का पूरा बचपन रेफ्यूजी कैंप में बीता। 1967 तक इजिप्ट का कब्जा रहा, फिर इजराइल का कंट्रोल हो गया। इजरायली सेना गाजा पट्टी में 2005 तक रही। इन्हीं सबके बीच सिनवार ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में पढ़ाई की, अरबिक स्टडीज से ग्रेजुएशन किया। वहाँ स्टूडेंट्स को इजराइल के खिलाफ भड़काया। 1982 में उसको पहली बार अरेस्ट किया गया। 2 बरस तक जेल में रहा। वहाँ उसकी मुलाकात सलाह शहादे से हुई। सलाह आगे चलकर हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स का हेड बना। 2002 में इजराइल ने उसको मार गिराया। खैर, सलाह सिनवार का पहला गुरु साबित हुआ। उससे मिलने के बाद ही उसने हिंसा का रास्ता चुना। सिनवार का दूसरा गुरु था शेख अहमद यासीन। उसने 1987 में हमास की स्थापना की। यासीन को हमास का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। सिनवार यासीन का करीबी बन गया। वो इजराइल का साथ देने वालों को मारने लगा। वो उनकी भी जासूसी करता था जो इस्लाम विरोधी थे। इसी क्रम में उसने मर्द ग्रुप की बुनियाद रखी। ये ग्रुप अपनी विचारधारा के खिलाफ जाने वालों को मारने लगा। इसकी वजह से सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा। सिनवार अपने विरोधियों को बर्बरता से टॉर्चर करने और मारने के लिए कुख्यात था। वो अपने दुश्मनों को जिंदा सीमेंट में चुनवा देता था। कई दफा उनके घर वालों के सामने ऐसा करता था ताकि दहशत देर तक कायम रहे। एक बार उसने एक दुकानदार को इसलिए हत्या कर दी उसकी, क्योंकि उसको शक था कि उसने इस्लाम विरोधी तस्वीरें रखी हैं। सिनवार ने जेल में पूछताछ के दौरान कई बर्बर हत्याओं की कहानी सुनाई है। 1988 में उसका नाम 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या में आया। उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। 1989 में उसको 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी पूरी उम्र बंद दरवाजे के पीछे गुजरने वाली थी। उसने कई बार भागने की कोशिश की, मगर हर बार वो पकड़ा गया। 2004 में वो फिलिस्तीनी कैदियों का मुखिया बन गया। सिनवार ने जेल में एक टीम भी बनाई थी। ये लोग सभी टीवी और रेडियो चैनल्स पर नजर रखते थे। वे इजरायली नेताओं को फॉलो करते थे। कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या पॉलिसी है, ये सब पता लगाते। फिर 2006 में हमास ने इजराइल में घुसपैठ की। इजरायली सैनिक गिलाड शालित को अपने साथ ले गए। 5 बरस तक कैद में रखा। आखिर में इजराइल को झुकना पड़ा। शालित के बदले 1027 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया। इनमें याह्या सिनवार भी था। न्यूयॉर्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करा गया, तब इजराइल ने उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया जिसमें वे वादा कर रहे थे कि अब कभी हिंसा नहीं करेंगे। सिनवार ने उस पर साइन करने से मना कर दिया। सिनवार ने जेल में रहते हुए अपना रुतबा बना रखा था, इसलिए बाहर आने के बाद हमास की लीडरशिप में उसे जगह मिल गई। 2012 में उसे पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया।
सिनवार फिलिस्तीन के सबसे उग्र और हिंसक नेताओं में गिना जाता था। माना गया कि अब संघर्ष बढ़ेगा। 2014 में यही हुआ भी। हमास ने 3000 इजरायली नौजवानों को किडनैप किया, फिर इजराइल ने ऑपरेशन चलाया। 7 हफ्तों तक लड़ाई हुई। दोनों तरफ के लगभग 2500 लोग मारे गए। हमास को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके चलते अंदर खाने खूब झगड़ा हुआ। लीडरशिप को लेकर असंतोष का माहौल था। फिर फरवरी 2017 में सिक्का पलट गया। खबर चली कि हमास ने अपना लीडर बदल दिया। अब गाजा में याह्या सिनवार का राज होगा। उसने इस्माइल हानिया की जगह ली। हानिया को हमास का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। वो कतर चला गया। जानकार कहते हैं ये डिमोशन था। असली पावर गाजा में मौजूद लीडर के पास होती है। फिर जुलाई 2024 में हानिया की हत्या हो गई। उसके बाद सिनवार को हमास का पॉलिटिकल हेड बनाया गया। हालांकि वो गाजा में ही रहा। इजरायली मीडिया में छपे रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका अधिकतर समय सुरंगों में बीतता था। वो हर समय बंधकों से घिरा रहता था ताकि इजराइल वहां बमबारी न करे। लेकिन अक्टूबर में एक रूटीन पेट्रोल के दौरान इजरायली सेना को उसके लोकेशन का पता चल गया। फिर वो एक बिल्डिंग में छिप गया। इजरायली सैनिकों ने ड्रोन से उसका पीछा किया और आखिरकार उसको मार गिराया। इजरायली सेना ने सिनवार का आखिरी वीडियो भी जारी किया है। उसमें सिनवार सोफे पर बैठा दिख रहा है। जब ड्रोन उसकी तरफ बढ़ता है वो उस पर लकड़ी फेंकता है। सोशल मीडिया पर इसको प्रतिरोध के प्रतीक की तरह देखा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं ये उसके समर्थकों को और प्रेरित करने वाला है। क्या इजराइल ने वीडियो जारी करके गलती कर दी? इस वीडियो का प्रभाव क्या हो सकता है? एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि इजरायली मिलिट्री ने जब ये वीडियो रिलीज किया तो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमास इसको एज अ प्रोपेगेंडा यूज करेगा। हमास इसे एज अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस दिखाएगा कि देखिए इतना बुरी तरह घायल होने के बावजूद जितना भी हो सके याह्या सिनवार रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इजरायली मिलिट्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। हमारे पास बहुत पुख्ता सबूत हैं, बहुत सारे एविडेंस है पहले से ही कि जितने लोगों को हमास की तरफ एज सपोर्टर देखा जा सकता है, उनके पास ये वीडियो हो या ना हो, बहुत सारे पहले से ही वीडियोस हैं इजरायली मिलिट्री के गाजा में अटैक को लेकर, जिसको हमास एज प्रोपेगेंडा यूज कर सकता है। इजरायली मिलिट्री ने ये वीडियो इसलिए रिलीज किया क्योंकि उनका टारगेट अपना डोमेस्टिक ऑडियंस था, जहां वो दिखाना चाहते थे इजराइल के लोगों को कि जो मेन कल्प्रिट था, जिसने ये सारा 7 अक्टूबर 2023 का प्लानिंग करा, उसे एग्जीक्यूट किया वो अटैक, उसको हमने कितने अच्छे से टारगेट करके मारा है। तो इस वीडियो का टारगेट आईडीएफ के लिए इजराइल की जनता थी, गाजा या फिर वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी नहीं थे। भले ही फिलिस्तीनियों के बीच कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो इसको एज मोटिवेटिंग वीडियो दिखाएंगे कि हमें रेजिस्टेंस करना है, बट आईडीएफ के लिए ये ज्यादा मैटर नहीं करता। इस वीडियो के अलावा जैसे मैंने कहा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि एज प्रोपेगेंडा यूज कर सकता है हमास और इस्लामिक जिहाद और बाकी गाजा के ग्रुप्स। अब रिएक्शंस जान लेते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, जो अमेरिकी लोगों को डराएगा और मारेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। In the past year, American special operations and intelligence personnel have worked closely with their Israeli counterparts to locate and track Sinwar and other Hamas leaders. And I commend their work. And I will say, to any terrorist who kills Americans, threatens the American people, or threatens our troops or our interests, know this, we will always bring you to justice. यूएन में ईरान के प्रतिनिधि ने याह्या सिनवार को शहीद का दर्जा दिया। कहा, सिनवार जंग के मैदान में डट कर लड़े। यह बात आगे आने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। जब तक फिलिस्तीन पर कब्जा रहेगा तब तक प्रतिरोध जारी रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बोले, याह्या सिनवार की मौत के बाद संघर्ष विराम समझौता कर लेना चाहिए और सबके लिए एक वाजिब समाधान ढूंढना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, सिनवार की मौत से आतंक का राज खत्म हुआ। चीन, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली ने बंधकों की रिहाई पर जोर दिया है। तो आज के दुनियादारी में बस इतना ही। आप इस मसले पर क्या कहेंगे? आप अपनी राय हमसे कमेंट में साझा कर सकते हैं। आज का एपिसोड लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।